जाए, फल मंडी जाए, तो फल वाला जब अपना टोकरा सजाता है तो सजाते 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 सबसे ऊपर वो फल रखता है जो सबसे सुंदर और सबसे ताज़ा होता है। उस एक फल की आड़ में नीचे के जितने सड़े गले होते हैं वो सारा बेच डालता है। तो आज सुरेश अलबेला ने एक फल का टोकरा सजाया है, सबसे ऊपर मुझे रखा है। इस एक फल की आड़ में, इसको कहते हैं मार्केटिंग। आदमी सीखना चाहिए सभी। भाई एक बात सोचो, अगर इस नींबू को नीचे रख देते और उसके ऊपर फिर ऐसे तरबूज रख देते साहब जी, नीचे फिर तो क्या होता तुम्हारा? मैं बताता हूँ क्या होता। टोकरी फाड़ करके नींबू टहल करके किसी और जगह जाके टिक जाता भाई साहब। नींबू अपनी जगह बना लेता है। इन काफी अच्छे। मैं एक विशेष कविता आपको सौंपता हूँ। देखो कविताएं आज मैंने सुना था कि मैं खाली लफ्फेबाजी करूंगा, लेकिन जब मैं आपके प्रांगण में आया, कुछ बच्चों से मिला जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, तो मुझे लगा कि मैं अच्छी बातें भी करके आपके बीच में से जाऊंगा। आप, हाँ, क्योंकि अच्छे बच्चे बहुत कम मिलते हैं साहब। बच्चे तो आपका बाप हो गए साहब। एक बच्चे को क्लासरूम में पूछ दिया किसी ने कि गांधी जी की जयंती बताओ, तो बच्चा नहीं बता पाया, तो मास्टर ने डांटा, बोले यार पीछे गांधी जी की फोटो लगी थी, उसी में देख करके बता देता। तो बच्चे ने कहा माफ़ करना मास्टर जी, मैंने समझा उनका मोबाइल नंबर है। जब बच्चों से ऐसी उत्तर अपेक्षित होने लगे तो मुझे लगता है कि आप लोग कहीं न कहीं बहुत सभ्य और बहुत अच्छे तरीके से सुने। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, एक पंक्ति कविता की आएगी। कविता सुनने का सलीका आपसे अच्छा कहीं नहीं देखा। तब कहता हूं कि एक अंग्रेज हमसे टकरा क्या गया, सभ्यता और संस्कृत को लेकर के विवादों पर आ गया। उसने कहा हमारा वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, इसीलिए आप लोग अपना रहे हैं, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी सभ्यता संस्कृत इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अरे विश्वास नहीं होता तो आ, मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूँ, तो मेरे देश की धोती 2 घंटे में पहन के दिखा। भाई साहब, उसको तो हमारे यहाँ के पजामे के नाड़े की 2 गांठ ज्यादा बांध दो। आपातकालीन परिस्थिति में अध्याय समाप्त हुआ, कथा ही चल रही है। आप काफ़ी अच्छे लोग हैं। मैं एक विशेष कविता सुनाता हूँ आपके आनंद के लिए, आपके मस्ती के लिए, क्योंकि इस काफ़ी मैंने तो एक नेताजी से कालरा साहब पूछा, इतना पाप करते उस पाप का करते क्या हो? बोले कुछ नहीं, गंगा जी में गा के धो देते हैं। तो मैं गंगा मैया के पास कहाँ गया, मैंने कहा मैया इतना पाप आपके पास आता आप क्या करती हो? बोले कुछ नहीं बेटा, हम समंदर में डाल देते हैं। समंदर के पास गया, मैंने कहा इतना पाप आपके पास आता आप क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, धूप होती है, भाप बना करके आसमान को दे देते हैं। आसमान की तरफ नजर उठाई, मैंने कहा मेरे भगवान इतना आपके पास आता आप क्या करते हो? बोले बेटा कुछ नहीं, सावन भादों के महीने में जिनका होता उनको वापस लौटा देते हैं। साहब ये चक्र है, आप जैसा करेंगे वो आपको ऐसा मिलेगा। फर्क है कि वो स्वरूप में बदल जाएगा, लेकिन आपका कर्म आप तक पहुंचता है। किस रूप में पहुंचेगा ये आपको भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं है। तब मैं आपके बीच में एक विशेष कविता सुनाता हूं, जिस कविता के लिए सुरेश अलबेला या वेदव्रत वाजपेयी जैसी शख्सियत मुझसे प्यार करती है। व्यंग के लिए साफ कहीं नहीं जाना जाता। मैंने अपने दादाजी से बात की एक बार, मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, आपके ज़माने में बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, कभी दादी से मिलना होता था तो क्या करते थे? बोले कुछ नहीं रे, हरिद्वार से घंटी लाया था, घंटी बजाता था, तेरी दादी समझ जाती थी कि मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो आपकी साइड हुई, कभी दादी को मिलना होता था तो? बोले ले, वो तो हर आधे घंटे में आके पूछती थी तुमने घंटी तो नहीं बजाई थी। सबने अपने अपने युग को जिया साहब, लेकिन अपने अपने तरीके से जिया। तब मैं विज्ञान व्रत का एक शेर पढ़ता हूँ कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। ये मोबाइल के युगों के लोग क्या जाने, कैसे रखते थे खत में कलेजा निकाल के। क्या बात। शब्द यात्रा जब करता है साहब, उसकी अभिभूत किसी तकिए के नीचे सिमट करके उस कागज की कहीं न कहीं इसमें सिमटन आ जाती है, जिसकी असल सलवटें बहुत दिनों तक हमारे साथ होती हैं। हम किसी शायरी में उतर जाते हैं, हम किसी काव्य में उतर जाते हैं, हम किसी व्यंग की धरातल पर उतर जाते हैं। तब मैं एक कविता, क्योंकि साबिया असर ने जब सरस्वती वंदना की तब मैंने कहा कि कितने भी नेता चिल्ला लें, वेद वाजपेयी की भाषा कठिन जरूर हो सकती है, कहीं न कहीं कड़वी जरूर हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं सीमा की रक्षा करने में सफल होती है। एक मुसलमान लड़की जब कहीं न कहीं अलबेला के संचालन में अच्छी कविता या सरस्वती वंदना करती है तो 2 शेर पढ़ता हूँ साहब। एक तनवीर गाजी ने लिखा कि ये कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, इनसे तो अच्छे कीड़े हैं
जो रेशम बनाते हैं। वाह वाह, क्या बात है, वाह। दूसरा शेर सुनना साहब। अच्छा है। मैं आपसे ज्यादा अपेक्षा करूंगा तालियों की। जो आम आदमी सोचता है, जो पढ़ा लिखा वर्ग सोचता है, उस साइड भी बम फंस रहे हैं, सीमा के इस साइड भी बम फट रहे हैं। आप तो सीमा के करीब हैं। एक शायर ने आम आदमी की पीड़ा अपने शेर में लिखी। उसने लिखा कि की है टुकड़ों में बांट कर गलती, एक ही खानदान अच्छा था। आजकल कहते हैं लोग कराची में कि अपना हिंदुस्तान अच्छा था। ये आम आदमी की पीड़ा है। राजनीति कुछ भी कर ले साहब, तब ये कवि मंच जिस तरीके से सोचता है, वो सोच जब कहीं टेक्निकल भाषा की, आप लोग दुनिया भर की बातें, आपके दुनिया पर उंगलियों पर दुनिया नाचने वाली है कुछ दिनों बाद, आज भी नचाने के प्रयास में है। एक कविता सर मैंने लिखी, इस नौजवान पीढ़ी को देता हूँ। कविता संवेदना की भाषा जानती है, दूसरी कोई भाषा नहीं जानती है। 26/11 की फैसला अभी कसाब पर आया साहब। मैंने उस दृश्य को बड़े करीब से देखा है, मैंने उस दर्द को महसूस किया है। तब मैं आपके सामने एक पीड़ा गाता हूँ। मैंने हंसना हंसाना, मेरे हिसाब से आंसू अगर ज़्यादा बह जाएं मन हल्का हो जाता है, या आप ज़्यादा हंस लें तो मन हल्का हो जाता है। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको हल्का करने की कोशिश की है, हल्का फुल्का करने की कोशिश नहीं की है। मैंने एक व्यंग से चोट पहुँचाई है। देखो साहब, मुझे तो याद है IIT में आया हूँ, सारे बच्चे चश्मे लगाते हैं। चश्मे लगाने से आदमी पढ़ा लिखा दिखता है, नहीं लगाने से होता है। डायरेक्टर साहब नहीं लगाए हुए, वो हैं। सब ये फर्क है, इस फर्क को समझ जाना। मुझे तो याद है एक बच्चा, हाँ, इस बात पे वाजपेयी जी ने भी ताली बजाई। नहीं आजकल देखो, वेदव्रत वाजपेयी भैया के मैं बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरी सेहत अलाउड नहीं करती कि मैं उनसे लड़ूं। हाँ, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, लेकिन बड़े बुजुर्ग हैं। मुझे तो याद है एक दादाजी हेयर डाई करके गार्डन में घूमने जाते थे मॉर्निंग वॉक में। बच्चा रोज कहता, दादाजी ये क्या करते हो आप, हेयर डाई करते हो। लेकिन दादाजी नहीं मानते थे। एक दिन बच्चा चूने का डब्बा ला करके अपने सर को सफ़ेद करने लगा, तो दादाजी ने क्या करता है, मैं अपने सफ़ेद बालों को काला करता हूँ, तो काले सफ़ेद कर रहा है। उस बच्चे के मासूमियत को सुनना, यही साहित्य कहीं IT संस्थान में आकर स्थापित होता है। बच्चे ने कहा, दादाजी घर में कोई बुजुर्ग आदमी तो रहना चाहिए यार। कंट्रोल बुजुर्गों के हाथों में है साहब। हमारे संस्कार बुजुर्गों के कहीं कहीं प्रभावित होकर के आप तक पहुंचते हैं। तब एक कविता उस 26/11 के माहौल पर, 3 दृश्य मैंने देखे 26/11 पर। दृश्य एक बच्चा जन्मदिन मनाने गया था, अपने बाप की उंगली पकड़कर उस कसाब की गोली उसको कहीं न कहीं उसके पिता को मारकर हत्या कर दी, वह मर चुका। वो बेटा खाली उंगलियों से अपने घर लौटा। दृश्य नंबर 2, एक नौजवान जोड़ा शादी के तीसरे दिन ताज होटल में मनाने गया था, खुशियां बांटने गया था। मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, वो विधवा होकर के लौटी। और दृश्य नंबर 3, एक नौजवान लड़का आप जैसा ही किसी संस्थान से पढ़ लिख करके उस ताज में पहले दिन नौकरी की खाना खा रहा था, पहले दिन का जॉब का खाना खा रहा था, और उसके निवाले उसकी गोली के साथ उसके कलेजे में उतरा, उसकी मृत्यु हो गई। इन 30 दृश्य को देखना, आपको कविता पसंद आ जाए तो इस छोटे से बच्चे को इतनी विदाई ऐसी मिले कि अगले IIT में जब पढ़े, अगली बार आप जब बुलाएं, जब आपका खुद का कैंपस हो, भगवान से प्रार्थना करता हूं तो आप याद करें कि एक बच्चे ने कविता पढ़ के इस तीनों दृश्य में अपने मस्तिष्क पटल में रख करके सुनना। क्या होती है जन्मदिन की बधाई, क्या होती है खुशी, नौकरी पाने का जश्न, उनसे कभी मत पूछना जो 26/11 को ताज में मनाने गए थे। सब कुछ खो दिया, बहुत कुछ पाने गए थे। सोचता हूँ इतनी भी काली रात हो सकती है, शहनाई मातम का बोझ ऐसे भी हो सकती है, दहशत हवाओं में ऐसे घुल जाती है, घुटन ऐसे महसूस की जाती है, हाँ की जाती है। इस बार के जन्मदिन पर एक बच्चा रोने लगा, अपने आंसुओं से अपने पिता की तस्वीर धोने लगा, केक काट करके उनको खिलाने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू गाओ न पापा, यह कहकर खुद रो करके गाने लगा। अगली 2 पंक्तियां आपके कलेजे को छुए तो मुझे भी आवाज कराना, हैप्पी बर्थडे टू यू न गाओ न पापा, यह कहकर खुद रो करके गाने लगा। अरे यह दृश्य देखकर मैं समझ नहीं पाया कि बाप ने बेटे का जन्मदिन या बेटे ने बाप की बरसी को मनाया। क्या बात, वाह वाह। ये दृश्य देखकर, और ये है भारत साहब। धरातल पर आप कंप्यूटर भी अपने घर में सबसे पहले लाते ना साहब, तो उसके ऊपर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं रोली से, उस पर फूल छोड़ते हैं, तब इंटर की बटन दबाते हैं साहब। जब तक विज्ञान को भारत में आस्था मुहर नहीं लगा देती तब तक उसको भी मान्यता नहीं मिलती है। ये हमारा भारत है साहब, यहाँ आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तब कहना चाहता हूँ, हम देखिएगा कि एक अरे उस नए नवेले जोड़े का सोचो जिसके एक हाथ में मेहंदी
दूसरे हाथ में सुपारी वाला कंगन, एक के मांग में सिंदूर, दूसरे के माथे पर चंदन, एक का लाज से सिंगारित चेहरा, दूसरा उससे जैसे कुछ कह रहा, वो चूड़ियों का खुल के खनकना, वो आंखों ही आंखों में हंसना, वो कपोलों पे रात की लाली, वो प्रफुल्लित चेहरा, चेहरे पे हरियाली, इन सब ने दम तोड़ दिया था क्योंकि कंगन ने मेहंदी का साथ छोड़ दिया था। उस नए नवेले जोड़े का सोचो साहब, अरे एक नौजवान लड़का अपनी पंखों में हवा भर बहुत खुश था, उसे नई नौकरी मिल गई थी, उसकी किस्मत बदल गई थी, उसको क्या पता कि ताज एक छलावा था, वहाँ खुशी का निवाला नहीं धधकता लावा था। वो तो बेचारा इस बात से भी बेखबर था, एक अंग्रेजी के शब्द ने मेरी हिंदी की कविता का श्रृंगार किया है। इस उर्वरक भूमि में वो कविता समझ में आ जाए तो बताना। अरे उस बेचारे को तो ये तक पता नहीं था कि उसके हाथ में कॉल लेटर नहीं काल का लेटर था। क्या बात है, वाह। उसके हाथ में कॉल लेटर नहीं काल का लेटर था। उसके हाथ की फाइलें ये बता रही थीं, उसके मौत पर उसकी डिग्रियां तक मातम मना रही थीं। अरे फिर सोचता हूँ कि आतंकवादी भी तो पेट से ही पैदा होते होंगे, इनकी माँओं को भी तो दर्द होता होगा, ये भी तो रोते होंगे, इनके जन्म लेने पर भी तो गीत गाए गए होंगे, ये भी तो खेले कूदे मुस्कुराए होंगे, इनका बाप भी तो सपने सजाता होगा, इनकी माएँ भी तो इंतजार करती होंगी कि बेटा आता होगा, खुद की आंखों में भी तो ख्वाब होंगे कि हम सुल्तान होंगे, हम नवाब होंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मेरी आंखों के सामने